नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा बढ़ता चला गया और इसीलिए ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 ने भी यही एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। जब तक ये तय ना हो जाए हमारी तरह कि आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, तब तक आप मास्क ना उतारें, क्योंकि कोरोना से इस जंग में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और इसी कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं इस आफतकाल में भी जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल है। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। और इसी के तहत आज INS त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा INS कोच्चि और INS तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचने वाले हैं। और एक के बाद एक अब दुनिया भर के अलग अलग देशों से भी भारत को इस आफत काल में मदद की अपील की जा रही है और मदद पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में अब भारतीय नौसेना ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। अपने 9 जंगी जहाजों को इस जंग में उतारा है और मदद लेकर वो भारत वापस पहुंच रहे हैं। कोरोना के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत INS ऐरावत मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंच रहा है, जो 8 ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक, 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहुंच रहा है। INS ऐरावत के जरिए 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 कंसंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके अलावा INS ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 PPE किट भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में मदद पहुंचाएंगे। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को उतार दिया है। और इस वक्त देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं और साथ ही साथ दीपक रावत भी हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली NCR के हालात बताने के लिए। लेकिन विवेक, जिस तरह की मदद का हाथ अब दुनिया भर के देश भारत के लिए बढ़ा रहे हैं, क्या ये उसी का परिणाम है कि आफतकाल में भारत ने भी दुनिया भर के देशों को मदद पहुंचाई, आगे आया और अब किस तरह की मदद एक के बाद एक नौसेना के जरिए भारत पहुंच रही है? बिल्कुल सही प्रशांत, आपने देखिए जब कोरोना वायरस की वेव 1 आई थी तो भारत ने दुनिया भर के देशों को मदद पहुंचाई थी, लेकिन अब भारत खुद संकट में है। कोरोना वायरस से बड़ी जंग लड़ रहा है। अब जितने भी दुनिया के तमाम देश हैं वो भारत को मदद पहुंचा रहे हैं। उसी के नजरिए देखिए INS त्रिखंड भारतीय नौसेना का बड़ा युद्धपोत है और यहाँ पर कतर से 2 टैंकर यानी कि एयर लिक्विड के जो 2 टैंकर हैं वो फ्रेंच कंपनी के हैं। ये 2 टैंकर मुंबई पहुंचे हैं। एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है। ये दो टैंकर हैं अभी भी INS त्रिखंड वॉरशिप में हैं। और मैं अपने कैमरे सुमंगल से बोलूंगा, बड़ी बड़ी क्रेनें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहुंच चुकी हैं। अब इस क्रेन के जरिए ये जो ऑक्सीजन टैंकर है उन्हें बाहर निकाला जाएगा और ट्रक पर लोड कर बाहर भेजा जाएगा। और इसी के मद्देनजर पूरे ऑपरेशन कैसा चल रहा है उसको देखने के लिए आदित्य ठाकरे खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुंबई के मेयर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आदित्य ठाकरे बाकायदा जितने भी डेलीगेशंस हैं उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आदित्य ठाकरे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो फ्रेंच डेलीगेशन है और नेवी के जितने बड़े अधिकारी हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा ऑपरेशन है वो स्मूथ ऑपरेशन किस तरीके से चला था, किस तरीके से जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो 20 मैट्रिक टन के जो सिलेंडर है वो कैसे अपलोड हुआ और किस होने के बाद यहाँ पर पहुंचा है। और वो बाकायदा धन्यवाद दे रहे हैं जो फ्रेंच उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आदित्य ठाकरे के साथ साथ जो मुंबई BMC के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही है। पूरा ऑपरेशन आगे कैसे चलेगा, किस तरीके से मुंबई में ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन मुंबई में आने के बाद मुंबई से किस जगह पे जाएगा, ये पूरा डिस्कशन चल रहा है। ये देखिए साथ में नेवी के जितने
आला अधिकारी वो मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ ये देखिए अब आदित्य ठाकरे उस शिप में INS त्रिखंड के शिप में जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन कंटेनर रखे हुए हैं। 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है, 2 कंटेनर यानी 40 मैट्रिक टन है। आदित्य ठाकरे खुद INS त्रिखंड शिप में जा रहे हैं और पूरा जायजा लेंगे कि किस तरीके से जो शिप के कंटेनर है वो यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से उतरने के बाद कहाँ दूसरे मुंबई के आसपास जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर ये पहुँचाए जाएंगे। मैं आपको दिखा चाहूँगा पूरी जो शिप है वॉरशिप, बड़ा सा शिप है वॉरशिप, वो यहाँ पर जो कंटेनर है वो लेके आया था। INS कोची और INS तबर ये भी कल शेड्यूल है मुंबई में लाने के लिए। यानी कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो भारत और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसमें युद्ध स्तर पर दूसरे देशों से ऑक्सीजन लाई जा सके और भारत में जो लोग ऑक्सीजन से किल्लत हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं और दिक्कतें हो रही हैं, उनमें कम से कम हो ताकि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पहुँचाई जा सके और जरूरतमंद अस्पताल और जरूरतमंद जगह पर ऑक्सीजन को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। देखिए क्रेनें से बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो सिलेंडर हैं, जो ऑक्सीजन का टैंकर हैं, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकायदा मैं अगर कैमरामैन को बोलूँ सुमंगल को, ये देखिए बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब जैसे आदित्य ठाकरे और नेवी के आला अधिकारी यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो INS त्रिखंड में जो कंटेनर देख रहे हैं प्रशांत, वहाँ से उसे उठाया जाएगा। उठाने के बाद बड़े ट्रक के कंटेनर में रखा जाएगा और जो जरूरतमंद की जगह पर है मुंबई और आसपास के इलाकों में वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। और विवेक, जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये बेहद रोमांचित करने वाली और राहत देने वाली भी है कि जंग में भिड़ने वाले ये जहाज अब कोरोना के खिलाफ इस जंग में मैदान में उतर चुके हैं और देश भर के अलग अलग इलाकों से राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं, खासतौर पर वो सामग्री जिसकी जरूरत कोरोना के खिलाफ इस जंग में है। कोरोना का दूसरी लहर के कहर के बीच राहत वाली खबर एक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,66,000 केस सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से करीब 40,000 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,754 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अब एक राहत पहुंचाने वाला इसलिए फिलहाल माना जा सकता है क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार आंकड़ा 4 लाख के ऊपर था, जो अब उसके अंदर आता दिखाई दे रहा है। आज से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब इसमें 11 और जिलों को जोड़ दिया गया है। इन जिलों के लोग अब कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर ये टीका लगवा सकते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू में मौजूद हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा। और देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात कोरोना से, किस तरह की बेहतरी की खबरें हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश में आज से अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कुछ और जिले इसमें जोड़ दिए गए हैं। जो सबसे खास बात वो ये कि अब लोग इसी उम्मीद में बैठे थे। दीपक, किस तरह की व्यवस्था की गई है वैक्सीनेशन के लिए? जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं अब कोरोना को लेकर सरकार की ओर से, वो क्या है? जी, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में आज से 18 प्लस वाले लोगों का वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। 16 सेंटर बनाए गए हैं नोएडा की सिर्फ अगर बात की जाए, और हर सेंटर में 175 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगनी है। और पूरे नोएडा की बात की जाए तो एक दिन में करीबन 2800 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इस वक्त बंगेल में हम मौजूद हैं नोएडा के, और यहाँ पर आप देखें तो विंडो यहाँ पर आपको नजर आएगी जहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक करवा रहे हैं कि क्या उनको यहीं का स्लॉट मिला है या नहीं है। ये चेक किया जा रहा है। जिसका स्लॉट यहाँ का होगा, इस जगह का होगा, उसी को आगे भेजा जाएगा वैक्सीन के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्लॉट मिल चुका है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, अब फाइनली 18 प्लस वालों को नोएडा में भी वैक्सीन लग रही है, क्या लग रहा है कि सही हो गया, बढ़िया हो गया?
बहुत बढ़िया हो गया। वेट कर रहे थे हम लोग वैक्सीन की, बट ये है कि अभी मिस मैनेजमेंट है। अभी इन लोगों को पता नहीं है कि 45 को वॉक इन करना है या 18 को करना है, तो दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग कि क्या करना है। हम लोगों का 10 to 11 का स्लॉट था, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि 10 अबव 18 को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। तो वी आर स्टिल वेटिंग एंड होप सो वी गेट थ्रू इट, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू स्टैंड इन क्यूज और सोशल डिस्टेंस। पहला दिन है इसलिए थोड़ी समस्या है। आप भी वेट करी थी कि वैक्सीन कब आपको लगेगी, आज लगने जा रही है, तो खुश हैं? हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने दिनों से घर में बैठे हुए थे एंड इट्स नॉट सेफ एट ऑल। सो हाँ, खुश हैं। तो जी। ये लोग हैं जो कि खुश हैं क्योंकि इनका बिल्कुल। स्लॉट यहाँ का है, लेकिन तमाम ये लोग जो हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वैक्सीन लगेगी। हालांकि पहला दिन है, थोड़ी परेशानी जरूर है, रजिस्ट्रेशन सबका चेक किया जा रहा है, उसमें वक्त लग रहा है। प्रशांत, और तस्वीरें जो राहत देने वाली है वो ये कि अब आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं देश भर में कोरोना मरीजों के। और जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, जम्मू में मौजूद हमारे सहयोगी पवन हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं जो सरकार जारी कर रही है? लेकर 45 ईयर तक के लिए 5 से 6 सेंटर अलग से बनाए हुए हैं और 45 से लेकर जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंटर हैं। डोजेस गवर्नमेंट के पास स्टॉक में बहुत है अभी भी, लेकिन स्लॉट बुकिंग के लेकर लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब भी उसको ऐप के ऊपर रजिस्टर किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है, स्लॉट नहीं मिल पा रहा है और कई बार नेटवर्क स्लो होने के कारण एरर प्रॉब्लम आता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों को उसे लेकर है। लेकिन वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर डोजेस काफ़ी पड़ी हुई है, स्टॉक में काफ़ी है और साथ में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकार का एक और कदम जम्मू कश्मीर में है कि जो पॉजिटिव केस हैं, जो घरों पे हैं, जो खुद आइसोलेट करके बैठे हैं, उनको किट मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें ऑक्सीमीटर से लेकर दवाइयों तक और पूरी जानकारी डॉक्टर जो है फ़ोन के ऊपर भी दे रहे हैं और टीम जो है वो घरों घरों में जाकर उन लोगों की जांच भी कर रही है। एक सर्वे किया जा रहा है जो पॉजिटिव मरीज घरों में हैं उनको किस तरह से किट, और लोग बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच भी रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण ये समारोह है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं तीसरी बार, लेकिन उनके साथियों को आज शपथ दिलाई जा रही है राज्यपाल की ओर से। पुराने वफादार साथी इसमें बिल्कुल शामिल होंगे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। एक बड़ी जीत ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दर्ज की तीसरी बार, और ऐसे में आज उनके मंत्रिमंडल का विस्तार, उनके तमाम मंत्रीगण साथी आज मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यह जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक कैबिनेट में 9 राज्य मंत्रियों समेत कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली। आशिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, शपथ ग्रहण में कितने लोगों को शपथ दिलाई गई है और क्या कुछ खास रहा है? देखिए, 43 मंत्री जो हैं उन्होंने शपथ ली है, जिसमें से 24 जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे और इसके अलावा कोरोना के चलते 3 मंत्री जो है वो वर्चुअल शपथ ले रहे हैं इस बार। और इसके अलावा जब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा होगा, नवान्नों में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें मंत्रालय किसको क्या मिलेगा ये साफ करेंगी ममता बनर्जी। तो ये नया जो नए चेहरे में जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कि हावड़ा से चुने हैं, दीपा हाजरा झारग्राम से संथाली अभिनेत्री हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। और हुमायूं कबीर जो कि आईपीएस अधिकारी थे और इस बार इस्तीफा देकर के टीएमसी में शामिल हुए, चुनाव लड़े, जीते। तो ये नए चेहरे हैं प्रशांत जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी रहे जो चुनाव से पहले एक एक कर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चल दे गए, लेकिन एक के बावजूद एक बड़ी जीत ममता बनर्जी ने यहां दर्ज की है। आशिका, क्या ऐसे साथी जो ऐसी घड़ी में भी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, क्या बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलती दिखाई दी है? बिल्कुल, जो पिछली बार मंत्री थे कैबिनेट रैंक के, चाहे सुब्रत मुखर्जी हो, फरहाद हकीम हो या फिर बात करें साजन पांडे के, सभी जो है वो कैबिनेट में शामिल होंगे ममता बनर्जी के
कुछ नाम जो टीएमसी छोड़कर चले गए हैं उनकी जगह नए चेहरों को दिया जा रहा है। और ये भी है कि राज्यपाल ने कल जिन 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है उनमें से 2 शामिल है फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, जो आज शपथ ले रहे हैं राज्यपाल के साथ। और ये तस्वीरें उसी शपथ ग्रहण समारोह की जिसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 25 तो पुराने ही उनके अपने करीबी साथी रहे जिन्हें वफादार मानते हुए उनका तोहफा मिला है मंत्रिमंडल में, उन्हें जगह मिली है। लेकिन 18 तकरीबन नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। मनोज तिवारी उन्हीं में से एक हैं। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, किस तरह की तरजीह दी गई है नए चेहरों के चयन में? देखिए, नए चेहरे जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकन आए हैं, जैसे कि हावड़ा से लड़ रहे थे मनोज तिवारी, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा झाड़ग्राम से बीरबहा हांसदा, जो कि एक संथाली अभिनेत्री हैं, उनको शामिल किया गया है। और आईपीएस वर्सेस आईपीएस की लड़ाई जो कि बड़ी दिलचस्प थी, मिदनापुर में भारती घोष से जीते हैं हुमायूं कबीर, उनको शामिल किया गया है। बेचाराम मान्ना जो कि सिंगूर से चुनाव जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो ये वो नए नाम है, नए चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता जो पिछली बार भी कैबिनेट में थे, अरूप बिस्वा, सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, साजन पांडे, ज्योतिप्रिय मलिक, सभी जो है वो शपथ ले रहे हैं। 5 मई को तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी एक बार फिर शपथ लेने के बाद। लेकिन कुछ नाम आशिका ऐसे भी थे सीबीआई जांच के लिए जहां इजाजत दे दी गई राज्यपाल की ओर से, ऐसे नाम भी मंत्रिमंडल में जब शामिल किए जा रहे हों तो एक बड़ी गहमा गहमी और चर्चा का विषय होता है। इस पर टीएमसी की ओर से कोई नई बात कही गई है? देखिए, अभी तो इस पर टीएमसी शपथ ग्रहण के पहले तक तो पूरी तरह से खामोश और शपथ ग्रहण पर पूरा फोकस था। लेकिन अब इसको लेकर के क्या रुख रहता है, क्योंकि राज्यपाल को लेकर हमेशा ही तल्ख तेवर रहा है तृणमूल कांग्रेस का, तो ये देखने की बात है। और एक के बाद एक मंत्रियों ने शपथ लिए, कुल मिलाकर 43 मंत्री मंत्रिमंडल में ममता बनर्जी के। लेकिन जो सबसे खास बात रही वो ये भी कि कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन शपथ ली है। आशिका, ये क्या पश्चिम बंगाल में कुछ अनूठा भी देखा प्रदेश के लोगों ने? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये पहली बार है जब वर्चुअली जो है मंत्रियों ने शपथ ली है। अमित मित्रा, रतन बोस और ब्रात्य बसु, ये वो 3 मंत्री हैं जो कोरोना के चलते जिन्होंने वर्चुअली शपथ ली है। तो जो 43 में से 3 मंत्री जो है वर्चुअली उन्होंने शपथ ली है, यानी कि 40 मंत्री कुल राजभवन में मौजूद जो शपथ जिन्होंने ली है। और शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। 18 नए चेहरे ममता बनर्जी ने अपने इस बार की सरकार में शामिल कर लिए हैं। लेकिन 25 ऐसे पुराने साथी जो पहले भी मंत्रिमंडल में उनके साथ रहे वो बने हुए हैं। 24 एमएलए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ममता बनर्जी के साथियों का ये शपथ ग्रहण समारोह। आशिका, लेकिन पश्चिम बंगाल ने आज जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, क्या माना जाए, क्या सबसे अनूठा आज देखा जब उनका एक नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है? प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैंडेट ममता बनर्जी के लिए है। मैं आपको याद दिला दूं, 2011 में 180 के करीब सीटें थी, उसके बाद 2016 में 211 के करीब सीटें थी, अब उससे ज्यादा 213 सीटें हैं। यानी कि मैंडेट सबसे बड़ा लेकिन कार्यक्रम सबसे छोटा। जो ममता बनर्जी ने शपथ ली थी वो भी बहुत ही सादा कार्यक्रम था, और आज भी सिर्फ मंत्री ही वहां पर मौजूद थे और मेहमानों को जो है वो बहुत ही सिलेक्टेड मेहमानों को ही बुलाया गया था जी। इस बीच ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। और पश्चिम बंगाल का ये चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ था जिस पर ना सिर्फ देश भर की बल्कि दुनिया भर की निगाहें थी। इतना जबरदस्त घमासान, लेकिन बड़ी जीत ममता बनर्जी ने दर्ज की और आज उनके 43 साथियों का शपथ ग्रहण उनके मंत्रिमंडल के। इधर कोरोना से भी जंग देश की जारी है, लेकिन कोरोना काल में गिद्ध अस्पतालों के बाहर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। मजबूर तीमारदारों पर इनकी नजरें दिखाई देती है, लेकिन ये अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इन गिद्धों की नजर है। अब बात कोरोना काल में महामारी के बेहाल लोगों की, जिनके साथ ऑनलाइन ठगी करने वाला भी गिरोह सक्रिय है।
हम दर्शकों को बता दें कि देश के कई शहरों में बैठे ऑनलाइन लुटेरे आपके सोशल मीडिया अकाउंट को दिन रात खंगाल रहे हैं। जैसे ही आप कोरोना से संबंधित किसी भी चीज की डिमांड सोशल मीडिया पर करते हैं, मुनाफाखोर और लुटेरे गिद्ध नजर डालकर इस पर सक्रिय हो जाते हैं। वायरस आया, गिद्ध लाया। न्यूज 18 पर महामारी के गिद्ध बेनकाब। देश कोरोना मरीजों से और हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़ों से बेहाल है, लेकिन लगता है कि मुनाफाखोरों के गिरोह लोगों का हर जगह एक तरह से पीछा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को लूटने की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जिस तरह पुलिस कोरोना मरीजों को लूटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है, उसी तरह न्यूज 18 भी कोरोना की दवा और मेडिकल उपकरण के नाम पर मजबूर लोगों से ठगी करने वालों का पर्दाफाश कर रहा है। आज हम आपको दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को दवा और ऑक्सीजन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की हैरान करने वाली घटनाओं का सच दिखाते हैं। साउथ दिल्ली में कोरोना मरीज के परिवार वालों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया है। कोरोना से जुड़ी ऑनलाइन ठगी की ये दोनों घटनाएं बेहद हैरान करने वाली हैं। कोरोना महामारी में सड़क से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इंसान के रूप में कुछ मुनाफाखोर गिद्ध भी हैं, जिन्हें न्यूज 18 लगातार बेनकाब कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना मरीजों को ऑनलाइन लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साउथ मुंबई में रहने वाले एक युवक से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगों ने हजारों रुपए पहले अकाउंट में ट्रांसफर कराए और बाद में पता चला कि ये करतूत झारखंड में बैठे ठगों की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक साउथ दिल्ली में कोरोना पीड़ित परिवार को झारखंड में बैठे शख्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठग लिया। पुलिस ने कोरोना की दवाओं और मेडिकल संसाधनों को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले में जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ये ठगी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड से हो रही थी। साउथ दिल्ली की मोहित गुप्ता ने एफआईआर लिखवाई। मोहित ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया। ठगों ने करीब 50,000 रुपए अपने खाते में मंगवाए। मोहित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होते ही ठग ने फोन बंद कर दिया। मोहित ने पुलिस को बताया तो खातों की जांच हुई। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े के लिए दिल्ली एनसीआर में 5 खाते खुलवाए गए। पुलिस ने ठगी करने वाले सर्वेश और रोहित को गिरफ्तार किया है। कोरोना दवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना मरीजों की जरूरत की चीजों को लेकर पैनिक न करें। ऑनलाइन खरीदारी बहुत सोच समझकर और हर चीज की पड़ताल के बाद ही करें। दिल्ली में रहने वाले सत्य प्रकाश को कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत थी। अपने रिश्तेदार के लिए उन्हें जब अस्पतालों से रेमडेसिविर नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर एक नंबर देखा और ऑनलाइन बुकिंग कर दी। कोरोना काल के ऑनलाइन ठग इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। ट्विटर पर रेमडेसिविर के लिए मोबाइल नंबर दिया गया था। फोन करने पर जवाब मिला कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। सत्य प्रकाश ने बताए गए खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही मोबाइल नंबर बंद हो गया। बाद में मालूम हुआ कि रेमडेसिविर के नाम पर ठगी हो गई। कोरोना की मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर चाहिए था। मैं सर्च कर रहा था तो अचानक मेरे को एक बंदे ने ट्वीट किया था। उस बंदे की ये बंदा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास
अवेलेबल है। मैं बंदे को इमीडिएटली कॉल किया, उसने बोला हाँ जी मैं सिप्ला का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये हमारा अकाउंट नंबर है, सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने अकाउंट नंबर दिया और उस अकाउंट नंबर पे मैंने उसी समय 6 बालू का पैसे 3,200 रुपये प्रति बाउल के हिसाब से उसे पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उस बंदे से फॉलो अप करते रहे, फिर भी वो बंदा बोलता है सर वेट कीजिए आपका हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बंदा फोन करेगा सर। बट जैसे ही 4 बज गए तो हमें लगा कि ये तो लगता है फ्रॉड है, नहीं आएगा। देन इमीडिएटली दिल्ली साइबर सेल को फोन किया, साइबर सेल में हमने कंप्लेन लिखवाया एंड उस कंप्लेन के बेसिस पे उस बंदे का अकाउंट जो तुंगी ब्रांच बिहार शरीफ में था, उस बंदे का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और क्राइम टीम मिलकर कोरोना के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वालों की कड़ी निगरानी कर रही है। हर शिकायत पर संबंधित राज्यों से संपर्क करके कोरोना काल के गिद्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है, उसके बाद इससे जुड़ी नकली फैक्ट्रियां देश भर के कोने कोने में उभर कर आई हैं। इसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से इसकी ठगी की जा रही है। बार बार इस बाबत केंद्र सरकार निर्देश देती है, लेकिन अब विचार इस पर भी चल रहा है कि इससे जुड़ा जरूरी कानून बने, सख्त कानून बने, ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हो। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी कोरोना पीड़ितों से काला बाजारी करता था। ऑक्सीजन मास्क से लेकर ऑक्सीजन रेगुलेटर तक कई गुना कीमत पर बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 हाई प्रेशर ऑक्सीजन रेगुलेटर, 20 ऑक्सीजन मास्क, 1 कार और 7,500 रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरण के कालाबाजारी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मुनाफाखोर गिद्धों को हर चीज में काली कमाई का मौका नजर आता है। दिल्ली के पास नोएडा में ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की जरूरत की एक एक चीज को 4 गुना दामों में बेचने वालों का पुलिस अब कानूनी रूप से इलाज कर रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक कोरोना के इलाज से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी करने वाले का नाम गौरव है। ये हापुड़ से ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क लाकर नोएडा और दिल्ली में कालाबाजारी करता था। शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में किसी जगह पर जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं और ऑक्सीजन रेगुलेटर होते हैं वो कहीं से खरीद करके लाया है या कहीं से प्रोक्योर किया है और उसको काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे, काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच रहा है और ये कालाबाजारी कर रहा है। इस ब्लैक मार्केटिंग की सूचना पर तत्काल हमारी टीम गई और वहाँ पर हम लोगों ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। कोरोना पीड़ित परिवार अपनों को बचाने के लिए मुसीबत में कालाबाजारियों से चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कालाबाजारी करने वालों को उनकी सही जगह यानी जेल पहुंचाने में पुलिस की मदद करें, क्योंकि ये लोग कोरोना काल में इंसानों के नाम पर सबसे बड़े गिद्ध हैं। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के एक मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीजों को ये इंजेक्शन लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले ही गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी छापेमारी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड है कौन और पुलिस आखिर कब तक उस तक पहुंच पाएगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन
के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जालना जिले में एफडीए और पुलिस की कार्रवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर और अवैध गोदाम का पता चला है। इस छापेमारी में गोदाम से बड़े पैमाने पर सिलेंडर बरामद किए गए हैं ऑक्सीजन के। पुलिस को जालना के गरीब शाह बाजार में इस गोदाम में सिलेंडर के होने की जानकारी मिली और इसके बाद एफडीए की टीम के साथ छापेमारी की गई और बड़ी तादाद में यहां से सिलेंडर बरामद किए गए। उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो इस पूरे काला बाजारी में शामिल थे। बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की है। देर रात हुई इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बताया गया कि ये सभी सिलेंडर रेलवे स्टेशन से गाड़ियों में भरकर सप्लाई किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं। ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में, लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं। अब आगे क्या होगा आइए बात करते हैं। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 केजी का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले करीब 4,000 कम हैं। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 273 लोगों की मौत भी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 24 घंटे में 14,738 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी गए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 86,232 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम 6.51% दर्ज की गई है, तो वहीं रिकवरी रेट भी 92% हो गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नए केस की तुलना में अब ठीक होने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,636 नए मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में ही 23,333 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में अब तक 12,54,000 मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, जबकि 2,33,000 एक्टिव मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। यह आंकड़ा 1 मई के एक्टिव मरीजों से 77,000 कम है। बिहार के दानापुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां बीती रात ईओयू और दिल्ली पुलिस के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के बैंक अकाउंट की जांच भी अब और तेज कर दी है और ये तफ्तीश भी की जा रही है कि क्या इनके साथ कोई और बड़ा गिरोह भी सक्रिय था जो लोगों से इस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 मामले सामने आए। मरीजों की यह संख्या एक दिन पहले के आंकड़े से 5,204 कम है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले
अब 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 24 घंटे में 572 लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया है। कुल मिलाकर 60,226 मरीज 24 घंटे के भीतर ही ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। मुंबई में एक दिन पहले के मुकाबले आंकड़ों में कमी आई है। कल जहां 2,678 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं आज 2,403 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 68 लोगों की मुंबई में मौत भी हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने अब लगता है रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में पहली बार 19,441 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का। वहीं इस दौरान 124 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 12,327 तक पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। कोरोना पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कोर्ट कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार के रवैये और उनकी नीतियों पर सुनवाई करेगा। इस दौरान वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम के साथ साथ उसकी कीमत पर भी चर्चा हो सकती है। इस सुनवाई में राज्य सरकारों से भी ब्यौरा मांगा जा सकता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए थे और इसके बाद कोर्ट आज इस मुद्दे पर बेहद अहम सुनवाई करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,08,913 हो गए। राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम होकर के 16.9% तक आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,051 नए मामले सामने आए। भोपाल में 1,556, इंदौर में 1,679, जबलपुर में 946 और ग्वालियर में 861 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एमपी में कोरोना के करीब 1,08,913 एक्टिव केस इस वक्त हैं। तो 24 घंटे के भीतर कोरोना से प्रदेश में 86 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जबकि 4,538 लोग कोरोना को मात देकर मध्य प्रदेश में अब तक ठीक भी हुए हैं। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों में अब खौफ भर दिया है। पिछले 24 घंटे के भीतर 47,930 कोरोना के नए मरीज सामने आए और इस दौरान कोरोना की वजह से 490 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 5,64,000 के पार पहुंच गए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मामले 19,34,000 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 31,796 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि वैक्सीन की कीमत का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने दलील दी है कि सभी राज्य सरकारों ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है, ऐसे में कीमतों का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वैक्सीन बनाने वाले दोनों कंपनियां केंद्र सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन दे रही हैं, जबकि राज्य सरकार को वही वैक्सीन ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र ज्यादा तादाद में वैक्सीन खरीद रही है, इसीलिए उन्हें कम कीमत पर वैक्सीन मिल रही है और केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक हर राज्य को एक ही कीमत पर वैक्सीन बेची जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य को ज्यादा और किसी राज्य को कम कीमत पर वैक्सीन मिले। साथ ही साथ हलफनामे में यह भी कहा गया कि राज्यों को जो वैक्सीन कोटा मिलेगा उसमें आधे उन्हें निजी कंपनियां या फिर निजी अस्पतालों को देना होगा और लोग पैसे देकर इन अस्पतालों में भी वैक्सीन लगवा पाएंगे, जिससे राज्य सरकारों पर बोझ कम हो जाएगा। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या के बाद पहलवान सुशील कुमार की तलाश में अब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या की घटना के बाद सुशील पहलवान उत्तराखंड के हरिद्वार गया और वहां से ऋषिकेश जाकर छिप गया है। कुछ दिन वहां रहने के बाद सुशील पहलवान वापस दिल्ली आ गया। खबर है कि पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। पुलिस ने सुशील पहलवान की खोजबीन के लिए उसके भाई, साले और ससुर से भी पूछताछ की है,
जिस छत्रसाल स्टेडियम में यह घटना हुई वहां सुशील डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है।